76 जवान सीआरपीएफ के उनकी मौत हुई थी एक एम्बुश में। वो क्यों हुई? क्योंकि एक डीआईजी साहब आईपीएस के वहाँ पर उनके सुपरविजन में रख गए। उनका पुराना एक्सपीरियंस था ग्रे हाउंड्स का, उस इलाके में कुछ रहा होगा जी। उन्होंने कहा कि आपके ट्रुप्स जो हैं 3 दिन 4 दिन बाहर ही रहेंगे। अब बाहर रहेंगे 3-4 दिन तो उनमें किस प्रकार का फिजिकल स्ट्रेंथ बची होगी, किस तरह की मेंटल स्ट्रेंथ बची होगी जी। और वो जब एम्बुश हो गए 76 जवान एक साथ चले गए। और वो उसमें जो कमांडेंट्स थे, कंपनी कमांडर्स थे, उनका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, बट इनको रिवॉर्ड्स मिले और ये आईजीपी बन गए और अभी कहीं पर डीजीपी लगे हुए किसी स्टेट में। जब कमांडर और ट्रूप्स का आपस में जानकारी नहीं होगी, है ना, रेजिमेंटेशन नहीं होगी जी जी जी, तो ऑपरेशंस करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। तो ये इन आईपीएस अधिकारियों को इनके बारे में ज्ञान नहीं। मैंने 1977 में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे सेवा ज्वाइन की थी और मुझे तकरीबन 9.5 साल लगे अगला रैंक प्राप्त करने में, डिप्टी कमांडेंट। हर जगह पर वो हमारे कैरियर को, जिससे कि हम ऊपर जाके उनको चैलेंज ना कर सकें, चैलेंज इन द सेंस कि हम उनके समकक्ष ना बैठ सकें। उनको जब आप कह रहे हैं सर क्या? आईपीएस अधिकारी जी। तो उन्होंने एक रैंक जोड़ दी थी एडिशनल डीआईजी की। तो एडिशनल डीआईजी का स्टार और फ्लैग तो था जो डीआईजी के, पर तनख्वाह नहीं थी, तनख्वाह कमांडेंट की थी। जब उनका स्टेट्स में उनके लिए माहौल अनुकूल नहीं होता और तो वो निकलने की कोशिश करते हैं। और हमारी फोर्सेस ऐसी हैं जो पूरे भारत में हैं डिप्लॉयड। तो केरला काडर का कोई व्यक्ति है या आंध्रा काडर का कोई व्यक्ति है जी, बिलोंग करता है राजस्थान को जी, तो वो कोशिश करेगा कि मैं बीएसएफ में आ जाऊँ, राजस्थान में मेरी पोस्टिंग हो जाए और मैं फिर होम पोस्टिंग 4-5 साल निकाल कर चला जाऊँ। जब जैसे अभी हमारे डीजी साहब हैं जो 18-20 साल आईबी में रह के आए, उन्होंने आदेश दिया है कि हम इलेक्शन ड्यूटी में हमारे कुछ ट्रुप्स डंडे के साथ हैं, तो ये डंडा खरीद लिया जाएगा। ओके। जो कि हमारे किसी का, हम आर्म फोर्स हैं, हम हथियार के साथ रहेंगे। वो प्रोफेशनली इन ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में नहीं होते प्रोफेशनल, क्योंकि उन्होंने जमीन की स्थिति नहीं देखी जो मैंने देखी। एक हमारे महानिदेशक थे, उन्होंने 2011-12 की शायद बात है, कहा कि ये जवानों का वर्ष मनाया जाएगा। तो हर बीओपी पे जवानों का वर्ष के स्लोगन लिख दिए गए, उस पर खर्चा हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा पोस्टों पे, पर उसके लिए जब फंड्स चाहिए तो फंड्स तो सरकार की जो प्लान है उसके अनुसार मिलेंगे जी। पर स्लोगनरिंग हो गई, जवानों में इंप्रेशन आ गया कि ये डीजी साहब तो बड़े अच्छे हैं, महानिदेशक आईपीएस ऑफिसर ये बड़े अच्छे हैं, इन्होंने कह दिया है। परंतु मैं जो वहाँ का महानिरीक्षक हूँ से नॉर्थ बंगाल का, मुझे कंस्ट्रेंट्स पता है कि ठीक है ये स्लोगनरिंग हो गई है पर मेरे पास फंड नहीं है, मैं नहीं बना सकता। आते हैं कह देते हैं इनको छुट्टी भेजिए, 60 दिन की क्यों नहीं मिली है, जवान रिपोर्ट करते हैं। और दूसरी तरफ कह देते सीमा पर 80 व्यक्ति रहने चाहिए एक कंपनी में। तो अगर कंपनी कमांडर या बटालियन कमांडर को 80 व्यक्ति रखने हैं तो उसको छुट्टियों पे कुछ कंट्रोल करना होगा, उसको कोर्स ट्रेनिंग के लिए भी भेजना है लोगों को, उसको ऊपर के हेडक्वार्टर्स में जहाँ पर एडिक्वेट स्टाफ सैंक्शन नहीं है जी, वहाँ भी व्यक्ति भेजने हैं, तो वो नहीं भेज पा रहा है। तो एक रिफ्ट पैदा हो रही है, हो जाती है कि आईपीएस ऑफिसर तो अच्छे हैं और हम लोग जो कैडर ऑफिसर हैं ये उन्होंने तो आदेश दे दिया है और ये लोग नहीं मान रहे हैं उसको। बंगाल में और अन्य स्टेट्स में इलेक्शन भी थे, उसके लिए भी वहाँ से स्ट्रेंथ बाहर निकली जी। तो वो लगभग 50% पिछले जो 2024 में इलेक्शन हुए उसके लिए भी 50% के करीब सीमा से ट्रुप्स को निकाला गया। तो अब जवान को तो मालूम नहीं है कि
के आदेश सरकार से आए हैं और आईपीएस अधिकारी जो लीडरशिप है वो अपनी चीज़ को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे कि सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो जो बाकी एक बटालियन में 6 कंपनी डिप्लॉयड हैं, तो तीन तो निकाल ली, 3 से आपने बॉर्डर मैनेज करना है जी। तो जवान के ऊपर स्ट्रेन है, जवान के ऊपर एरिया बढ़ गया, जवान के ड्यूटी आवर्स बढ़ गए जी। असम में इलेक्शन होने हैं तो सीआरपी का डीजी असम काडर के लगा देंगे, बीएसएफ के डीजी बंगाल काडर के हैं, तो इनका क्या असर होता है। मेरे टाइम तक कभी किसी ने नहीं कहा कि आप किसी के चुनाव में मदद करें या नुकसान करें या इंटरफेयर। मुझे यकीन है कि ये भी नहीं कहते होंगे, परंतु इससे एक मंशा जाहिर होती है। क्या मंशा सर? कि शायद पॉलिटिशियंस इनका इनडायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से इस्तेमाल? इंटरफेरेंस के लिए। किस तरीके का इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस इन द सेंस के इंटरव्यू में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार मुद्दा समझा देते हैं। तो भारत की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ जिन्हें कहते हैं, उनमें आती हैं सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और आसाम राइफल जैसी फोर्सेस। सीएपीएफ अफसरों का तर्क यह है कि 20 से 25 साल नक्सल, बॉर्डर, दंगा, चुनाव में वो लोग काटते हैं, लेकिन अपनी ही फोर्सेस में डीजी और आईजी बनने की बारी आती है तो बाहर से आईपीएस भेज दिए जाते हैं। अब जिसके बाद ये तर्क दलील बनकर न्यायालय पहुंच गया। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने संजय प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सीएपीएफ अफसरों की बात मानी, जिसके बाद कोर्ट ने कहा सीएपीएफ के ग्रुप ए अफसरों को ऑर्गेनाइज सर्विस की तरह ट्रीट किया जाए और आईपीएस डेप्यूटेशन को इंस्पेक्टर जनरल, आईजी तक की पोस्ट पर 2 साल के भीतर प्रोग्रेसिवली रिड्यूस किया जाए। सरकार ने इस फैसले के बाद एक रिव्यू पिटीशन भी डाली, जिसे अक्टूबर 2025 में खारिज कर दिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश फाइनल था। यूनियन कैबिनेट ने मार्च 2026 में एक नया कानून आगे बढ़ाया, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026। आधिकारिक लाइन ये कहती है कि ये बिल सीएपीएफ का एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा साफ करेगा, डेप्यूटेशन पोस्ट रिस्ट्रक्चर करेगा और लीडरशिप को इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी देगा। लेकिन वहीं सीएपीएफ अफसर, रिटायर्ड अधिकारी और कई एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस आईपीएस डेप्यूटेशन को सीमित करने को कहा था, ये बिल उसी सिस्टम को अब कानून बनाकर स्थायी कर देगा, खासकर आईजी और डीआईजी स्तर पर आईपीएस के लिए रिजर्व डेप्यूटेशन पोस्ट के जरिए। अब इस मुद्दे का सबसे जरूरी हिस्सा है और वो ये कि आप शायद सोच रहे हो सकते हैं कि ये सारी लड़ाई फाइलों और पदों की है, आम लोगों को इससे क्या फर्क सीधा है। यही सीएपीएफ जवान आपकी और हमारी सीमा पर खड़े हैं। यही सीआरपीएफ कंपनियां आपके शहर में चुनाव और दंगे के समय तैनात होती हैं। यही बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के जवान सरहद पर खड़े रहते हैं। अगर इन्हीं फोर्सेस के अंदर अफसरों को लगेगा कि उनकी छत कांच की है, यानी ग्लास सीलिंग है, प्रमोशन 12 से 14 साल तक अटके रहें, टॉप लीडरशिप हमेशा बाहर से आए हुए अफसरों को मिलेगी, तो इसका असर सिर्फ उनके पर्सनल निराश होने पर नहीं, उनकी निराशा पर नहीं पड़ेगा, फोर्स के मनोबल पर भी पड़ेगा, अनुशासन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर भी पड़ेगा। और अगर इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ का मोराल ही फ्रैक्चर हो जाए तो इसका असर अंत में आपकी सुरक्षा तक आता है। इन्हीं सब सवालों पर बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं बीएसएफ के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल संजीव कृष्ण सूद जी के पास। सीमा सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी और सीएपीएफ स्ट्रक्चर पर लगातार लिखने बोलने वाले अनुभवी आवाज के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने सीएपीएफ सिस्टम को अंदर से चलाया भी है और बाहर से समझाया भी है। तो बिना ज़्यादा वक्त गवाए सीधे चलते हैं संजीव कृष्ण सूद जी के पास और उनसे समझते हैं कि बिल असल में एक रिफॉर्म है या रोल बैक। सीएपीएफ बनाम आईपीएस की जो खींचतान है वो देश की सुरक्षा के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है और क्या हमारा सिस्टम उन लोगों को ही पीछे ढकेल रहा है जो सबसे आगे खड़े होते हैं। तो सीधे चलते हैं इस खास बातचीत की तरफ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका समय देने का। मैंने जो इसका एक बुकिश कहूँ या फिर एक वस्तुस्थिति कहूँ या फिर एक मोटा माटी इसकी जो समझ है वो मैंने अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले दर्शकों के लिए दे दी है, मगर फिर भी मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आपके नज़दीक आप इसको कैसे बताना चाहेंगे, कि आप इसे विवाद कहेंगे या फिर संवाद की कमी कहेंगे, सीएपीएफ वाला डेप्यूटेशन वाला जो चल रहा है, आपकी भाषा में, आपके नज़रिए से। देखिए, मैं इसको ज़्यादा मानता हूँ संवाद की कमी, क्योंकि जब हमारे अधिकारीगण
ऊपर पॉलिसी लेवल पे नहीं पहुंचते हैं तो उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, संसद है, मंत्री हैं, तो उनसे कोई संवाद नहीं होता है और वो हमारे लोगों की परेशानियों को, हमारे लोगों की चिंताओं को, उनको उसके बारे में पता नहीं होता, क्योंकि लीडरशिप बाहर की है। वो लीडरशिप अपने समय में अपनी बातें बताते हैं, तो संवाद की कमी को मैं ज़्यादा इसको समझूंगा। विवाद तो है ही है कुछ इस एस्पेक्ट में कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद उसको अगर इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो ये फिर विवाद की श्रेणी में चला जाता है। इसके लिए काफ़ी लोग एजिटेटेड हैं। जी। अच्छा सर, आपकी जो पूरी सेवा रही सीमा सुरक्षा बल में, वो कितने समय से और कितने समय के लिए आप सेवा में रहे, और उसमें आपकी पदोन्नति जो हुई उसमें कितना समय लगा? थोड़ा आप अपना बताएं। देखिए, मैंने 1977 में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे सेवा ज्वाइन की थी और मुझे तकरीबन 9.5 साल लगे अगला रैंक प्राप्त करने में, डिप्टी कमांडेंट। जब हम डिप्टी कमांडेंट से प्रमोट होने का समय आया तो उस समय भी इसी प्रकार की डिमांड्स थी कि हमारी प्रमोशन होनी चाहिए, तो उन्होंने एक नई रैंक इंट्रोड्यूस कर दी जिसको कहते हैं द्वितीय कमान अधिकारी, सेकंड इन कमांड। ओके। तो मैं पहले वो बना, फिर उसके बाद एक और रैंक ऐड कर दी जो कि कमांडेंट नॉन सिलेक्शन ग्रेड, समादेष्टा नॉन सिलेक्शन ग्रेड, फिर वो बने 2 साल के बाद में। फिर एक सिलेक्शन ग्रेड कमांडेंट जब बनना था तब सरकार के दिमाग में बात आई होगी और उन्होंने 1995-96 की पे कमीशन को मंजूरी देकर जी कमांडेंट नॉन सिलेक्शन ग्रेड की रैंक खत्म कर दी और हम लोग ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गए। उसके बाद फिर 8 साल के लिए मैं कमांडेंट रहा, 8.5 साल। उससे पहले डिप्टी कमांडेंट भी 8.5-9 साल रहा जी। जब मैं सेकंड इन कमांड बना, तो 8-8.5 साल मैं कमांडेंट रहा जी। और फिर एक रैंक और इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी थी। देखिए ना, हर जगह पर वो हमारे कैरियर को, जिससे कि हम ऊपर जाके उनको चैलेंज ना कर सकें, चैलेंज इन द सेंस कि हम उनके समकक्ष ना बैठ सकें। उनको जब आप कह रहे हैं सर, क्या? आईपीएस अधिकारी जी। तो उन्होंने एक रैंक जोड़ दी थी एडिशनल डीआईजी की। तो एडिशनल डीआईजी का स्टार और फ्लैग तो था जो डीआईजी के, पर तनख्वाह नहीं थी, तनख्वाह कमांडेंट की थी। तो 8 साल बाद मैं वो बना। फिर 2005 के पे कमीशन में एडिशनल डीआईजी की जो रैंक थी उसको अबॉलिश कर दिया गया, तो हम अपग्रेड हो गए डीआईजी के लिए। फिर मैं अगर 2004 से अगर मैं लूँ तो 2011 तक मैं डीआईजी रहा, मतलब 7-7.5 साल में डीआईजी रहा। 2012 में मैं 1 जनवरी को आईजी बना और आईजी बनते बनते मेरी 3-4 साल सर्विस रह गई थी जी। 3 साल आईजी रहा और बड़ी हुज्जत के बाद एडिशनल डीजी बना और वो थोड़े दिन रहा और मेरा सेवानिवृत्त हो गया 2015 अप्रैल में। तो इस प्रकार ये मेरी सेवा की प्रमोशनें जो मेरे हुई हैं ये है इसमें जी। सर, अगर हम बात करते हैं आईपीएस की, जिनके आप कह रहे हैं कि उनके समकक्ष, तो क्या यहाँ पर कोई ईगो क्लैश भी है या फिर केवल और केवल वो एक ऐसी पद, ऐसी जगहों पर बना रहने का अपना एक उसके जो पर्क्स हैं, जो उससे सुविधाएं मिलती हैं, उन पर रहने की बात है क्या? कारण क्या है इसके पीछे? मैं जो आपकी दूसरी बात है उससे सहमत हूँ। वो जब उनका स्टेट्स में उनके लिए माहौल अनुकूल नहीं होता और तो वो निकलने की कोशिश करते हैं, और हमारी फोर्सेस ऐसी हैं जो पूरे भारत में हैं डिप्लॉयड। तो केरला काडर का कोई व्यक्ति है या आंध्रा काडर का कोई व्यक्ति है, बिलोंग करता है राजस्थान को जी, तो वो कोशिश करेगा कि मैं बीएसएफ में आ जाऊँ, राजस्थान में मेरी पोस्टिंग हो जाए और मैं फिर होम पोस्टिंग 4-5 साल निकाल कर चला जाऊँ। अगर कहीं उसकी शुरुआत में पोस्टिंग कहीं और भी हुई हो जाती है तो वो फिर थोड़े 5-6 महीने, 8 महीने, साल भर रह के वो या तो दिल्ली आ जाते हैं, या तो उनका एक तो उद्देश्य ये रहता है कि स्टेट्स में जब उनके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा होती है तो
सेंटर के डेपुटेशन पे आते हैं। और दूसरा उद्देश्य ये रहता है कि होम पोस्टिंग हो जाए, और ऊपर जो सीनियर लेवल पे जाते जाते जो एक और पक्ष है कि रिसोर्सेज जी, का कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। तो ये कुछ रिसोर्सेज जैसे अगर थोड़ा सा बताना। रिसोर्सेज जैसे मैन पावर है या जो बजट्स हैं, बजटिंग है, ये सारी चीज़ें। तो सर मगर बजटिंग का तो इस्तेमाल वो फोर्सेस के लिए ही करेंगे? जी करेंगे, पर वही चीज़ है ना कि उसमें कई दफ़ा उसका इस्तेमाल फोर्सेस के इंटरेस्ट के लिए नहीं हो पाता। जैसे अब मैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स उनका जो केरला कैडर में कोई एक्सपीरियंस है जी, मान लीजिए, जब जैसे अभी हमारे डीजी साहब हैं जो 18-20 साल आईबी में रह के आए हैं, उन्होंने आदेश दिया है कि हम इलेक्शन ड्यूटी में हमारे कुछ ट्रुप्स डंडे के साथ रहेंगे, तो ये डंडा खरीद लिया जाएगा। ओके, जो कि हमारे किसी का, हम आर्म्ड फोर्स हैं, हम हथियार के साथ रहना है, या फिर सेरेमोनियल्स में लग जाएंगे, रनिंग मैट्स खरीद लिए, जो कि मेरे पर्सनल व्यू ये है कि हम उन सबों को डिस्पेंस कर सकते हैं और एक बजट का एक रैशनल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें। ओके, मतलब बजट एलोकेशन की बात है, उसमें ऐसा नहीं है कि बजट का कहीं इस्तेमाल अपने किसी पर्सनल उसके लिए नहीं है। पर्सनल के लिए मैं नहीं कह रहा। ओके, मतलब कि वो उसका जो फोर्स के इंटरेस्ट के लिए कई दफ़ा वो या फिर जैसे पीआर वर्क के लिए ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो वो चीज़ें हैं। अब सर इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है? क्या वो जो एक्सपोजर है उनका, जैसे ऑल इंडिया पुलिसिंग का हो गया, या फिर जो एक्सपोजर है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, डिसीजन टेकिंग में फ़र्क आता है? क्योंकि उनके जो उद्देश्य हो सकते हैं शायद दूसरे हो सकते हैं, जैसे आपने कहा कि अभी रनिंग मैट्स ले लिए, मतलब तो जो कारण है उसके पीछे का, वो आपको क्या लेकर आता है, क्या लगता है इसके पीछे? मुझे उसका कारण ये लगता है कि वो प्रोफेशनली इन ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में नहीं होते। प्रोफेशनल, क्योंकि उन्होंने ज़मीन की स्थिति नहीं देखी है जो मैंने देखी है। मैं जवानों के साथ सीमा पर रहा हूँ, बॉर्डर बीओपी पे रहा हूँ, तो वो स्थिति उन्होंने नहीं देखी है। जवान की क्या रिक्वायरमेंट है वो नहीं देखी है, तो प्रोफेशनल उनकी वो नहीं है, तो वो पेरिफेरल्स पे जाते हैं। पेरिफेरल्स जैसे मैंने ये कहा, और नाम दे दिया, स्लोगनरिंग कर दी। एक हमारे महानिदेशक थे, उन्होंने 2011-12 की शायद बात है, कहा कि ये जवानों का वर्ष मनाया जाएगा, तो हर बीओपी पे जवानों का वर्ष के स्लोगन लिख दिए गए, उस पर खर्चा हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा पोस्टों पे, पर उसके लिए जब फंड्स चाहिए तो फंड्स तो सरकार की जो प्लान है उसके अनुसार मिलेंगे जी। पर स्लोगनरिंग हो गई, जवानों में इंप्रेशन आ गया कि ये डीजी साहब तो बड़े अच्छे हैं, महानिदेशक आईपीएस ऑफिसर ये बड़े अच्छे हैं, इन्होंने कह दिया है, परंतु मैं जो वहाँ का महानिरीक्षक हूँ से नॉर्थ बंगाल का, मुझे कंस्ट्रेंट्स पता है कि ठीक है ये स्लोगनरिंग हो गई है, पर मेरे पास फंड नहीं है, मैं नहीं बना सकता वहाँ पर बीओपी पे कंस्ट्रक्शन नहीं। तो उनके लिए वो बहुत अच्छे हो गए हैं, और मैं जो कि उनके साथ ग्रो किया हूँ, वो मैं उनके लिए अच्छा नहीं हो गया। तो एक तरह की उनकी जो लैक ऑफ नॉलेज से की वजह से एक जवानों में और अधिकारियों में एक, समझ लें इसको, या जैसे एक और एग्जांपल है, आते हैं कह देते हैं इनको छुट्टी भेजिए, 60 दिन की क्यों नहीं मिली है, जवान रिपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ कह देते हैं सीमा पर 80 व्यक्ति रहने चाहिए एक कंपनी में। तो अगर कंपनी कमांडर या बटालियन कमांडर को 80 व्यक्ति रखने हैं तो उसको छुट्टियों पे कुछ कंट्रोल करना होगा, उसको कोर्स ट्रेनिंग के लिए भी भेजना है लोगों को, उसको ऊपर के हेडक्वार्टर्स में जहाँ पर एडिक्वेट स्टाफ सैंक्शन नहीं है वहाँ भी व्यक्ति भेजने हैं, तो वो नहीं भेज पा रहा है।
तो एक रिफ्ट पैदा हो रही है, हो जाती है कि आईपीएस ऑफिसर तो अच्छे हैं और हम लोग जो कैडर ऑफिसर हैं ये उन्होंने तो आदेश दे दिया है और ये लोग नहीं मान रहे हैं उसको। तो ये एक फीलिंग आती है, इससे बड़ा मोराल वगैरह का काफ़ी फ़र्क इससे पड़ता है। जी। अच्छा सर, जितनी भी फोर्सेस हैं वो इकबाल पे काम करती हैं कि इकबाल बुलंद होना चाहिए। जैसा आपने कहा कि जो जवान हैं उनमें ये ख्याल आता है कि जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर हैं, हम जिनको रिपोर्ट कर रहे हैं, आईपीएस साहब ने तो कह दिया, ये उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं या करवा पा रहे हैं। अब ये कर रहे हैं करवा पा रहे हैं के बीच का डिफरेंस वो शायद ना जानते हों ड्यू टू एनी कंस्ट्रेंट, मगर इसकी वजह से जो ग्राउंड पर ऑपरेशनल क्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा प्रभावित होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्योंकि सीमा सुरक्षा बल में आप रहे हैं और सीमा पर उसका प्रहरी होना वो अपने आप में सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कि 2021 में बांग्लादेश के 50 साल पूरे हुए, उनकी वर्षगांठ मनाई जी। उसके लिए बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए जी। साइकिल सफारी है, फेलिसिटेशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें करी और पूरे हमारे जो पूर्व के फ्रंटियर्स थे वो सब इसमें इन्वॉल्व थे। उसके लिए काफ़ी सारी स्ट्रेंथ बाहर निकली। जी। उसी समय में बंगाल में और अन्य स्टेट्स में इलेक्शन भी थे, उसके लिए भी वहाँ से स्ट्रेंथ बाहर निकली। जी। तो वो लगभग 50% पिछले जो 2024 में इलेक्शन हुए उसके लिए भी 50% के करीब सीमा से ट्रुप्स को निकाला गया। तो अब जवान को तो मालूम नहीं है कि आदेश सरकार से आए हैं और आईपीएस अधिकारी जो लीडरशिप है वो अपनी चीज़ को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे कि सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो जो बाकी एक बटालियन में 6 कंपनी डिप्लॉयड हैं, तो तीन तो निकाल ली, 3 से आपने बॉर्डर मैनेज करना है जी। तो जवान के ऊपर स्ट्रेन है, जवान के ऊपर एरिया बढ़ गया, जवान के ड्यूटी आवर्स बढ़ गए जी। तो मोराल और स्ट्रेस स्ट्रेन जवानों के ऊपर काफ़ी बढ़। यही रीज़न है, मुझे डाटाज नहीं याद हैं पर आप देखेंगे तो जो वॉलंटरी रिटायरमेंट्स जी। और सुसाइड्स के अगर कहीं आप सर्च करें, एमएचए की रिपोर्ट्स होंगी, उसमें मेरे ख्याल में बीएसएफ शायद सबसे ऊपर होगी। आप देखिए ना, एक छत्तीसगढ़ में जो 76 जवान सीआरपीएफ के उनकी मौत हुई थी एक एम्बुश में, आई थिंक मुझे साल याद नहीं है, 2013-12 कुछ रहा होगा जी। तो वो क्यों हुई? क्योंकि एक डीआईजी साहब आईपीएस के वहाँ पर उनके सुपरविजन में रख गए। उनका पुराना एक्सपीरियंस था ग्रे हाउंड्स का, उस इलाके में कुछ रहा होगा जी। उन्होंने कहा कि आपके ट्रुप्स जो हैं 3 दिन 4 दिन बाहर ही रहेंगे। अब बाहर रहेंगे 3-4 दिन तो उनमें किस प्रकार का फिजिकल स्ट्रेंथ बची होगी, जी। किस तरह की मेंटल स्ट्रेंथ बची होगी जी। और वो जब एम्बुश हो गए और 76 जवान एक साथ चले गए और वो उसमें जो कमांडेंट्स थे, कंपनी कमांडर्स थे, उनका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, बट इनको रिवॉर्ड्स मिले और ये आईजीपी बन गए और अभी कहीं पर डीजीपी लगे हुए किसी स्टेट में। तो ये जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि ना सिर्फ प्रमोशन का मसला नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन का सिर्फ मसला नहीं है जी। इनकी आईपीएस अधिकारियों की कंटिन्यूएशन जो है, बिकॉज वो बहुत अच्छे ऑफिसर हैं जी। अपने स्टेट में, अपनी पुलिसिंग में बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, परंतु हमारी फोर्सेस की जिनकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग है, जिनका स्पेशलाइज रोल है, उनके लिए ये उपयुक्त लीडर साबित नहीं हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल और है, हम जो काम करते हैं, हम बड़ी सिस्टम में काम करते हैं, हम एक रेजिमेंटेशन हमारी होती है। जी। 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 2012-13 की बात है, उस समय एक कैंपेन चल गया कि जी बीएसएफ की यूनिट की को बार बार मूवमेंट होती है, उससे बड़ा खर्चा होता है, ये होता है वो होता है, तो यूनिट वहीं रहेगी, हर
साल एक पर्टिकुलर नंबर 200, 300, 400 जवानों को बदली कर दिया जाएगा। अब जो जवान अपनी यूनिट में, सब जवान उसको जानते हैं, कमांडर्स उसको जानते हैं, उसकी काबिलियत जानते हैं, वो दूसरी यूनिट में चला गया, वहाँ पर कोई नहीं जानता उसका, सर्विस रिकॉर्ड्स उसके यहाँ पर हैं और वहाँ पर उसके सर्विस रिकॉर्ड्स पहुँचेंगे, उसकी काबिलियत नहीं जानता, फिर 3 साल के बाद फिर वो बदली हो जाएगा। तो जो एक यूनिट की कोहेशन है, बीएसएफ में तो हम लोगों ने किसी तरह से, उस टाइम में सर्विस में था, हमने किसी तरह से इस चीज़ को रोक दिया, पर दूसरी फोर्सेस में इम्प्लीमेंट हो गया और शायद ये एक बड़ा कारण था ये 76 जवानों की मौत का। एसएसबी में, आईटीबीपी, जब कमांडर और ट्रूप्स का आपस में जानकारी नहीं होगी, है ना, रेजिमेंटेशन नहीं होगी, जी, तो ऑपरेशंस करने में बहुत दिक्कतें आएगी। तो ये इन आईपीएस अधिकारियों को इनके बारे में ज्ञान नहीं है। मैं उनकी कॉम्पिटेंस को कहीं कुछ नहीं करता, उन पे कहीं मुझे कोई शक नहीं करता, वो बिल्कुल बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं। पर हमारी जैसी फोर्सेस के लिए शुरू में जरूर था कि ऊपर आए और धीरे धीरे अब कमांडेंट लेवल पे नहीं आते हैं, डीआईजी लेवल पे वो 20% आते हैं, आईजी लेवल पे बढ़ के 50% हो जाता है। तो अब धीरे धीरे, जैसा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी है, समय आ गया है कि उनको स्टेट पुलिस में भेजा जाए, वापस वहाँ पर पुलिसिंग को स्ट्रेंथन करें। पुलिस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको ये लीडर्स रिजॉल्व कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं, हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो मैं ग्रो किया हूँ, मैं तो अब रिटायर हो गया, पर और कई अधिकारी हैं जो फोर्स में जवानों के साथ ग्रो किए हैं, हमें मालूम है क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनके लिए बेहतर पॉलिसी बना सकेंगे। हमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट करके। बिल्कुल सर, मैं इसी पे मैं आ रहा था। आपने काफ़ी सारी चीज़ें कही, उसमें 2-3 चीज़ निकल कर आती हैं, उससे एक सवाल बनता है, वो ये, जैसे आपने कहा कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स कई बार होते हैं जी, कि एक बार तो छुट्टियां दो और फिर कैसे जवान भी चाहिए, फिर उसके बाद ये कि जो चुनाव के लिए जा रहे हैं जवान, उन सबको डंडा मंगवा दिया जाए। इस तरीके के आने वाले समय में पश्चिम बंगाल, आसाम, इन सब के चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में आप जब ये बता रहे हैं कि एक तरफ जवान के मन में आईपीएस साहब के लिए एक तरफ से इज्जत आ जाती है और अपने जो कमांडिंग अफसर हैं जो इनको वो रिपोर्ट करता है, उसके लिए भी हो जाता है कि साहब हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अब ऑपरेशंस की बात हम केवल नेशनल सिक्योरिटी तक अगर ना भी लेकर जाएं और चुनाव की भी हम बात करें, जो कि अपने आप में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभावित होता हुआ दिखता है, बहुत बड़े स्तर पर आपको। अब मैंने मणिपुर में और कई जगह पर जब मैं सर्विस में था, मैंने हमारी बटालियंस की डिप्लॉयमेंट का कोऑर्डिनेट किया, नोडल ऑफिसर रहा हूँ मैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमारे सुरक्षा बल इंडिपेंडेंट होते हैं, हमारे में कोई वो फेवरेटिज्म नहीं है। क्योंकि हम बाहर से आए, हमें लोकल पॉलिटिक्स से, इसीलिए तो हमें लगाया जाता है। पुलिस को क्यों इलेक्शन कमीशन नहीं लगाता? क्योंकि पुलिस लोकल है, उनके अधिकारी भी लोकल हैं। तो जब हम बाहर से जा रहे हैं, हमें लोकल पॉलिटिक्स का कोई नॉलेज नहीं, मालूमात नहीं है, और हमसे देयरफॉर एक्सपेक्टेशन ये है कि हम एक निष्पक्ष तौर पे चुनावी कार्य में हिस्सा लेंगे। तो ये है, परंतु अब आप देखिए, अभी असम में इलेक्शन होने हैं, तो सीआरपी का डीजी असम काडर के लगा देंगे, बीएसएफ के डीजी बंगाल काडर के हैं। तो इनका क्या असर होता है? मेरे टाइम तक कभी किसी ने नहीं कहा कि आप किसी के चुनाव में मदद करें या नुकसान करें या इंटरफेयर। मुझे यकीन है कि ये भी नहीं कहते होंगे, परंतु इससे एक मंशा जाहिर होती है। क्या मंशा सर? कि शायद पॉलिटिशियंस इनका इनडायरेक्टली इस्तेमाल करते हो। किस तरीके से इस्तेमाल? इंटरफेरेंस के लिए। किस तरीके का इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस इन द सेंस के जैसे ये डंडे वाला ही केस है,
नहीं वो तो सर हैं? ये हो गया नहीं, कि नहीं, अगर नहीं, मॉब नहीं, या कुछ होता है नहीं, उसके नहीं, लिए। नहीं, नहीं, मॉब नहीं। अब जैसे पिछले चुनाव में एक जगह गोली फायरिंग हुई थी, सीएसएफ की हुई थी। अगर हमारी टुकड़ी पर मॉब का या मिलिटेंट्स का हमला होता है, वो डंडे से क्या करेंगे? बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में ये आदेश एक तरफ तो अनप्रोफेशनल आदेश है, एक तरफ ये एक टेंडेंसी दिखाते हैं कि शायद, मैं सिर्फ स्पेकुलेट कर सकता हूँ, मैं इस बात का श्योर नहीं हूँ कि शायद किसी पर्टिकुलर एरिया में मदद करने के लिए लगाए गए हों किसी कैंडिडेट को, जवान। हाँ, मतलब डंडे के साथ में, तो वो रिएक्ट नहीं कर सकेंगे। सर मैंने सवाल इसलिए पूछा, मैं जी, थोड़ा सा जी। क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो हमेशा से बहुत वॉयलेंट रहा है, जी, हमेशा से खबरें आई हैं, और सबसे वॉयलेंट चुनाव अगर कहीं पे भी विधानसभा के होते हैं तो पश्चिम बंगाल का नाम शीर्ष 5 जगहों में आता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। जी, जी। ऐसी जगह पे जहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत चाक चौबंद होनी चाहिए, अगर उस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में जो जवान लगे हुए हैं उनके अंदर ही जो इकबाल वाली बात कही, अगर ऐसा है जैसा आप कह रहे हैं, उसका जो प्रभाव है, मैं उसके संदर्भ में ये सवाल पूछ रहा था। मगर जब आप ये कह रहे हैं तो आपका स्पेकुलेशन जो है, क्या आपको लगता है वो 1% भी सच हो सकता है? मैं उम्मीद करता हूं कि वो सच नहीं होगा, शायद ना हो, शायद ये मेरा एक गलत अंदेशा हो सकता है। मेरी दिली इच्छा है, मैं सरकार के तंत्र पर विश्वास रखता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता हूँ, और मैं इम्पार्शियलिटी में बिलीव करता हूँ, पर इंडिविजुअल वीकनेसेस होती हैं। सर जब कॉन्स्टिट्यूशन पर बिलीव करते हैं तो उसी के आधार पर तो फिर ये बिल लेकर आया गया। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के शाहबानो केस में क्या हुआ था जी। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के अधिकारों का, एक पर्टिकुलर धर्म के अधिकारों का संरक्षण किया था जी। उसको उल्टा कर दिया, और उसके बाद फिर जो कुछ भी हुआ होगा जी। तो अब हमारे अधिकारों की का ज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही हुक्म दिए ना, ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही इस पॉलिसी की आर्बिट्रेरीनेस पे फैसला दिया जी। और उन्होंने देखा कि जो ये अधिकारी इन फोर्सेस के हैं, इनका तजुर्बा और इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ऊपर तक जाना चाहिए, उसी के बेसिस पे दिया ना, पॉलिसी की आर्बिट्रेरीनेस के ऊपर दिया। जी। तो ये भी न्याय संगत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है जी। अब उसको अगर किया, और जितने भी आर्गुमेंट्स उस बिल के लिए, जो मैंने बिल में क्या प्रावधान है वो तो नहीं पता है, जी। 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 परंतु रिपोर्ट्स जो देखी हैं कई जगह पर सोशल मीडिया में या खबरों में, उसमें ये है कि कोऑर्डिनेशन वगैरह के लिए, इंटेलिजेंस के लिए उनका होना जरूरी। ये सभी आर्गुमेंट्स कोर्ट ने, इनके ऊपर डिस्कशन हुई है कोर्ट में, इन सभी आर्गुमेंट्स को ध्यान में रखने के बाद उन्होंने ये फैसला कैडर ऑफिसर्स के पक्ष में दिया है। नहीं सर, ये बात तो इसकी तस्दीक तो इसी चीज़ से हो जाती है कि जब अक्टूबर 2025 में रिव्यू पिटीशन लगाई गई थी, इसको खारिज कर दिया गया, तो उससे सुनिश्चित हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले पर कायम था। जी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है जी। जो सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया। आर्टिकल 312, ऑल इंडिया सर्विस, जी। इरेशनैलिटी ऑफ प्रमोशन, जी। ऑर्गेनाइज्ड सर्विस की इंस्ट्रक्शंस का ना फॉलो करना, जी। 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 बिल्कुल। एनएफएफयू की इंस्ट्रक्शंस का ना फॉलो करना, कोऑर्डिनेशन की बात। जी। अब कोऑर्डिनेशन क्या है, अब मैंने देखा था, ट्वीट भी थे और वो सब भी थे, उसमें देखा कि जोरहाट में एक कमांडेंट साहब को, सीआरपी के कमांडेंट साहब को कहीं अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड कर पाए, उन्होंने होटलों में अपनी यूनिट के पैसे लगाए होंगे, उसमें तो ये लिखा था अपने पैसों से, तो यूनिट के पैसे लगाए होंगे और उनको फिर होटलों में अकोमोडेट। जी। तो कोऑर्डिनेशन तो ग्राउंड लेवल पे होती है ना। अब मैं अगर कश्मीर में, मेरे 2 या 3 टेन्योर हैं जी, तो जब मैं असिस्टेंट कमांडेंट था तो वहाँ पे कोई डीएसपी रहा होगा जी। अब जब मैं कमांडेंट बन के गया तो वो एसपी या डीआईजी था, फिर जब मैं आईजी बना हूँ तो वो एडिशनल डीजी या डीजी रहा होगा। तो मेरी कोऑर्डिनेशन बेटर होगी कि आंध्र प्रदेश से कोई आकर कश्मीर में जा रहा है पोस्टिंग, ना उसको बॉर्डर गार्डिंग का पता है, ना इंटरनल सिक्योरिटी का पता है,
ना वहाँ की जो वो हैं कंडीशंस हैं उसके बारे में पता है, तो वो कोऑर्डिनेशन क्या है? सिर्फ आईपीएस है, ये मान सकता हूँ मैं एडवांटेज होगा कि वो एक ही कैडर के हैं, एक ही सर्विस के हैं, नॉट कैडर। एक ही सर्विस, जी बिल्कुल। जी, जी सर, इसके पीछे का मैं माफी चाहूंगा, बीच में थोड़ी सी मैंने बात आपकी पूरी नहीं होनी थी, मगर इसके पीछे की फिर मूल आपको भावना लगती क्या है कि क्यों फिर इनको डिप्यूट करके भेजा जाता है आईपीएस को? भावना यही मैंने कहा ना कि भावना एक कंट्रोल करने की भावना है आईपीएस। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचती, मैंने शुरू में भी ये कहा, हमारी आवाज़ सिर्फ हमारे इन लीडर्स तक पहुंचती है, हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ। सर जब हमारा कह रहे हैं आप, उससे हमारा काडर ऑफिसर्स ओके, बीएसएफ या सीआरपी या आईटीबी सीएपीएफ, जी सीएपीएफ के जी काडर की इंटरेक्शन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से है नहीं। पहली चीज तो हमारा नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि हमारी इंटरेक्शन होने की आवश्यकता नहीं है। जी, दूसरी चीज हमारी अप्रोच भी नहीं है। ठीक, वेरएज आईपीएस काडर जो एक आज एएसपी आया, जी, मान लीजिए नोएडा में, हम्म, वो नोएडा के जो पॉलिटिशियन, जो बडिंग पॉलिटिशियन, जी 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 उसके साथ काम कर रहा है, वो जी इंटरेक्ट कर रहा है। जी ये बडिंग पॉलिटिशियन कल को एमएलए बनता है। जी बाय द टाइम वो जनाब आईपीएस ऑफिसर एसपी या डीआईजी होंगे, जी, फिर वो प्रदेश का डीजी बनता है या सेंटर में डीजी आता है, तो ये शायद केंद्र में लोकसभा में सदस्य होंगे या मिनिस्टर होंगे। तो वो जो एक ग्रोथ है, साइमल एक साथ की ग्रोथ है, वो हमारी एडवांटेज नहीं है। हम तो अपने काम में लगे हैं। हमारा अगर कहीं कोई पर्सनल यार दोस्त बन गया तो वो बात फर्क है, अलग है। अगर मैं अलग शब्दों में कहूँ तो क्या सर सत्ता से नजदीकी कह सकते हैं इसे? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि सत्ता से उनकी नजदीकियां कारण होती है उनके डेपुटेशन का, अगर कारण होती हैं मोनोपोलाइजेशन। ओके, अगर ये मोनोपोलाइजेशन का कारण है या फिर डेपुटेशन का कारण भी मान लें, तो फिर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऐसा क्यों नहीं होता? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का बिल्कुल आपने सही बात करी, उनके स्पेशलाइज काम है। क्या ये एयरफोर्स में जाके जहाज उड़ा सकेंगे? सर माफी चाहूंगा मैं, फिर एक दूसरा सवाल, मगर क्या सारे लोग एयरफोर्स में जहाज ही उड़ाते हैं? नहीं, सारे, कई लोग नेविगेशन करते हैं, कई लोग लॉजिस्टिक्स करते हैं, बिल्कुल, पर क्या वो काम कर सकेंगे? क्या आर्मी में आर्टिलरी की बंदूक चला लेंगे? क्या इन्फेंट्री की तो चलिए बंदूक चला लेंगे। तो यही चीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है। क्या अगर इनको आना है, अगर आईपीएस ऑफिसर दिया तो असिस्टेंट कमांडेंट पे आ जाएं, जरा 3-4 साल बीओपी पे रहें। मैं इसी चीज कहना चाहता था, मैं माफी चाहूंगा शायद बात बीच में रह गई, मगर स्पेशलाइज्ड काम तो सर बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ सब कर रहे हैं जी। किसी का ऐसा काम नहीं है सर कोई बिना ट्रेनिंग के आके कहीं से भी आके कर दे। एवरीवन हैज अ स्पेशलाइज्ड जॉब। आप अगर प्लेन ही उड़ाना स्पेशलाइज्ड जॉब है, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है सर। बीएसएफ का जवान भी जो बॉर्डर सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है हाथ में लेकर, पेट्रोलिंग कर रहा है बाड़मेर में, हर जगह। आइडिया सर वही है ना, क्योंकि अगर पीछे का रीजन या फिर उसकी मंशा ये है कि सत्ता से नजदीकी, तो फिर आर्मी और आपका नेवी और एयरफोर्स जो है, फिर इनको छोड़ने के पीछे के कारण नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि वो स्पेशलाइज काम है। एक तो हमारे भी स्पेशलाइज, वही हमारा स्पेशलाइज काम, हम सीमा सुरक्षा की भी ट्रेनिंग करनी है, हमने इंटरनल सिक्योरिटी की भी करनी है, और बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, हम लोगों का काम लड़ाई के समय में आर्मी की मदद भी करना है। सिंदूर में आपको पता होगा, हमारी 80 बीओपीज इफेक्टेड थी। बिल्कुल, आपको 1971 वॉर में बहुत कम लोग जानते हैं, हमारी फोर्स को 1 महावीर चक्र और 11 वीर चक्र मिले हैं। उनमें से आईपीएस अधिकारी कोई नहीं है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में रहते हुए जिन लोगों ने ट्रूप्स को लीड किया ऑपरेशंस में, उनमें इनमें आईपीएस अधिकारी तो कोई नहीं है। मेरे को अगर ध्यान आता है तो एक आधा आईपीएस अधिकारी जो कि हमारी फोर्सेस में रहकर उनको कहीं गैलेंट्री मेडल मिला हो, या जिनको ऑपरेशनल एरिया में कोई कैजुअल्टी हुई। हमारे तो मेरे ख्याल में फिगर मुझे नहीं ध्यान है, पर 150-200 अधिकारी शहीद हुए हैं
इसी और सीपीओस को मिला लें तो शायद और भी होंगे। हमारे जवान बहुत शहीद हुए हैं जी। हमारे ट्रुप्स, हमारे कमांडेंट भी आगे से लीड करते हैं, बिल्कुल ट्रुप्स के साथ रहते हैं। आपने ऑपरेशंस की बात बताई सर, जिस समय ऑपरेशंस नहीं हो रहे होते हैं और देश में कहीं पे भी किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है, उस समय सबसे पहले आरएएफ ही भेजा जाता है, रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस के साथ, जब पुलिस नहीं काबू कर पाती है। तो जब भी कहीं किसी सिविलियन इलाके में आपको, सिविलियन फोर्सेज इनको कहा जाता है, जब भी आप कभी देखते हैं किसी को उस कैमोफ्लेज वाली उस यूनिफॉर्म में, तो वो सीएपीएफ का ही कोई जवान होता है। सर एक और चीज़ मैं यहाँ पे समझना चाहता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से ये असेसमेंट अगर आप करते हैं, बी इट बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बी इट सीआईएसएफ, बी इट आईटीबीपी, कोई भी सर ये हो, सीआरपीएफ हो, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से ये जो सीएपीएफ वाला जो भी मुद्दा चल रहा है पूरा, आप इसे कितना बड़ा, कितना ज़रूरी मानते हैं या फिर कितना संवेदनशील मानते हैं? मैंने पहले भी बोला कि ये सिर्फ प्रमोशन का या फाइनेंशियल एस्पेक्ट का सवाल नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। और पहली चीज़ ये, इनको, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनको ग्राउंड लेवल की जानकारी नहीं है। दूसरी, ये बहुत छोटे पीरियड के लिए आते हैं, टेम्परेरीनेस ऑफ द टेन्योर आईपीएस अधिकारियों का। कोई महानिदेशक मेरे ख्याल में शायद ही कोई होगा, मुझे सिर्फ ध्यान है शुरू में मिस्टर रुस्तम जी, मिस्टर अश्विनी कुमार और शायद मिड 80s में मिस्टर भटनागर के बाद शायद ही कोई डीजी रहा होगा जिनका टेन्योर 1.5-2 साल से ज़्यादा रहा होगा। 6-6 महीने भी रहे हैं, 3-3 महीने के भी शायद होंगे। तो उसके अलावा आप देखिए कई ऐसे रहे हैं कि 2-3 फोर्सेस के एक साथ वो डीजी लगे हुए हैं, एक के तो डीजी हैं, दूसरी 2 फोर्सेस का एडिशनल चार्ज दिया। अब कैसे वो संभालेंगे? एसएसबी का, बॉर्डर मैनेजमेंट का, गार्डिंग का बिल्कुल फ़र्क सिस्टम है। हमारा एसएसबी के नेपाल और भूटान बॉर्डर ओपन बॉर्डर हैं हमारे मिलिटराइज बॉर्डर्स हैं। हमारे दोनों बॉर्डर्स पाकिस्तान, दे हैव द डुबिस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग विद इन फर्स्ट 10 ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉर्डर्स। तो वो जो व्यक्ति जो बीएसएफ का, आईटीबीपी का डीजी है पर बीएसएफ का एडिशनल चार्ज है, साथ में एनआईए का भी चार्ज है, वो अपने काम को कैसे जस्टिफाई करेगा? चलिए वो बात तो है नहीं। हमारा तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो आईजी तक हमारे बल के लोग बढ़ने चाहिए, तो वो इम्प्लीमेंट करे। हमें कोई इनसे आईपीएस अधिकारी, मेरे बहुत अच्छे वर्किंग रिलेशंस रहे हैं जब सर्विस में थे हमारे आईपीएस अधिकारियों के साथ में। हमारे सीनियर्स भी थे, हमारे कलीग्स भी थे, अच्छे वर्किंग रिलेशन। कभी किसी आईपीएस से इस बारे में बात हुई सर? होती है। उनका क्या कहना होता है? उनका कहना अपना, वो जनरली अपने साइड में प्रोजेक्ट करते हैं। आप एक मिस्टर एनसी अस्थाना हैं जो केरला के भी डीजी रहे, हमारे यहाँ पे एडिशनल डीजी थे और शायद सीआरपी में भी एडिशनल डीजी। आप उनका कल परसों आर्टिकल निकला है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि सीपीएमएफ में इनकी लीडरशिप का कोई औचित्य नहीं है। सर जो आप साइट्स की बात करिए कि वो अपनी साइट की बात करते हैं, तो जो साइट्स बटी हैं इन साइट्स में क्या केवल आईपीएस और सीएपीएफ के जो अधिकारी हैं वो हैं, या फिर आप इसमें जो आईपीएस हैं और इधर जवान जो हैं वो भी बढ़ चुके हैं? नहीं, मेरी जितने भी जवानों से इंटरेक्शन हुई है वो यही कहते हैं कि सर आप लोग ज़्यादा बेहतर हैं। आप लोग से मतलब? आप लोग मतलब कैडर ऑफिसर्स, हाँ। जो इनफॉर्मल जी बात होती है उनसे। मेरे साथ कभी कोई गार्ड चल रहा है या अभी मैं रिटायर हूँ तो कभी किसी से इंटरेक्शन होता है तो वो यही कारण कि इस तरह की पॉलिसीज़, जो डंडे वाली पॉलिसी या उल्टी फीती लगाए वाली पॉलिसी या कुछ कि वो आप लोग समझते हैं, आप लोग
हमारी फोर्सेस को जो ज़मीन पे उन पे फ़र्क डालती है। जी तो सबसे आखिर में सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ वही है कि अभी जो मौजूदा जो फोर्सेस में हैं, जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, उनके अलावा भी जो कैडर में हैं, जो आईपीएस हैं, उनके अलावा वो व्यक्ति जो आना चाहता है फोर्सेस में, वो बच्चा तो शायद ये इंटरव्यू देख रहा होगा, उसकी मनस्थिति पे काफ़ी कुछ फ़र्क शायद इसी से पड़ सकता है। अ, इसे कॉन्फ्लिक्ट समझे वो, इसे विवाद समझे वो, या फिर जो जैसा शुरुआत में आपने कहा कि संवाद की कमी समझे, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एश्योर्ड रहें कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आज नहीं तो कल इम्प्लीमेंट होगी, और प्रमोशंस जो हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस का जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, शायद आप हर कोई डीजी नहीं बन सकता है, परंतु जो नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन वाला एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विसेज का जी। उसको मिलने से आप सभी को फाइनेंशियल बेनिफिट्स लगातार सर्विस में मिलेंगे। तो आपको हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो नए व्यक्ति आने वाले हैं, आप आइए, ये फोर्सेस आपको बहुत इज्जत की ज़िंदगी देती हैं, बहुत एडवेंचरस ज़िंदगी देती हैं, और आप आइए, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ और बाकी सभी कुछ इसमें मिलेगा। अगर ये बिल पार्लियामेंट में लाया जाता है और पास हो जाता है, तो आई वुड से कि ये एक हमारे काडर के खिलाफ एक हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि नहीं होना चाहिए। आप इसके विरोध में खड़े रहेंगे? हम विरोध, बिल आएगा तो हम क्या कर सकते हैं? बिल के बाद फिर हम उसका छानबीन करके फिर हमें दोबारा लिटिगेशन करनी पड़ेगी, दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। उसका विरोध का तरीका कुछ भी हो, यही चाहे है। हम न्यायालय में जाएं, चाहे उसके अलावा जिस अभी बात कर रहे हैं, मतलब आप उसके लिए काम अभी करते की बात तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू प्रोजेक्ट बिल्कुल, हो रहा है, बिल्कुल, वही। जिसके लिए हम मीडिया के बहुत आभारी हैं कि हमारी आवाज़ अगर पॉलिटिशियंस नहीं सुन रहे तो कम से कम मीडिया सुन के उसको बता रहा है लोगों को। तो वो चीज़ तो दूसरी है, परंतु अगर ये होता है तो हमें न्यायालय में दोबारा से जाना पड़ेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और हमसे बात की। और दोबारा अगर इस मुद्दे पर कोई और भी किसी भी तरीके से कोई बढ़ोतरी होती है, या फिर बिल अगर ये पेश होने के बाद कानून बनता है, जो भी इसमें बढ़ोतरी होती है, तो जैसा आपने कहा कि मीडिया आपकी बात सुन रही है, आगे पहुंचा रही है, वही करेंगे, दोबारा बात सुनेंगे और आगे तक पहुंचाएंगे। सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी। ऐसे ही और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए दी एज।